कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए उसे गलत फैसला करार दे दिया और साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा। किसानों का क्या हाल हुआ, छोटे दुकानदारों का क्या हुआ, छोटे व्यापारियों का क्या हुआ, 100 से ज्यादा लोग लाइनों में आम गरीब आदमी मर गया, उस पर आज तक श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। राम मंदिर के बहाने शिवसेना ने मुखपत्र के जरिए एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। नए साल के मौके पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखकर दावा किया कि राम मंदिर पर ध्यान न देना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी धोखेबाजी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क से एक तेंदुए के भागने के बाद वन विभाग की एक टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बंगाल सफारी पार्क से चीता निकल गया है, इसीलिए बोल रहा है कि हम लोगों को सुरक्षा के लिए हम लोग अभी घुसने नहीं दे रहा है, पार्क क्लोज है। उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हुए पथराव और फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के रोहतक में नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक में हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए लूट लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला प्रशासन के सेक्स स्कैंडल में फंसे बेंगलुरु के स्वामी नित्यानंद को इजाजत देने से इनकार करने का अखाड़ा परिषद और महानिर्वाणी अखाड़े ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाइक सवार 2 लोगों की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बाइक सवार 2 लोग एक महिला टीचर का पर्स छीनकर भाग रहे थे और कुछ दूर निकल जाने के बाद एक पेट्रोल पंप पर रुके। तभी उनका पीछा कर रहे महिला टीचर के एक साथी ने कुछ लोगों की मदद से आरोपियों को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। पेट्रोल भरवाने के लिए रुके जी, फिर भी मैंने इनको शो नहीं किया कि मैं इनके देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने सेल्समैन वगैरह सभी लोग भाई बेचारे साथ थे और वो सब लोगों ने मिलके और मैंने मिलके इसको सरेआम 2 आरोपियों की पिटाई की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि पेट्रोल की लाइन में बाइक पर 2 लोग बैठे थे। तभी उनके करीब एक आदमी पहुंचा और दिलेरी दिखाते हुए बाइक सवार एक आदमी को घसीटकर नीचे उतार दिया, जिसके बाद कुछ और लोग वहां आए और मिलकर आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। फिलहाल सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सौभाग्य की एक बात यह कि लोगों ने बड़ी ही चालाकी से आरोपियों को पकड़ लिया। दावा किया गया कि आरोपियों के पास पिस्तौल भी थी, ऐसे में ये काम खतरनाक भी साबित हो सकता था। इतिहास में पहली बार प्लेन में डाला जाने वाला तेल गाड़ियों में डलने वाले तेल से भी सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई कमी के बाद मंगलवार को हवाई जहाज को उड़ाने वाले ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत में करीब 15% की कमी की गई, जिसके बाद ATF की कीमत पहली बार पेट्रोल और डीजल से भी कम हो गई। ATF की कीमत में करीब 10,000 रुपए प्रति किलो लीटर की कमी की गई, जिसके बाद 1000 लीटर ATF की कीमत 58,060 रुपए हो गई। यानी हवाई जहाज के 1 लीटर तेल की कीमत केवल 58 रुपए 60 पैसे हो गई, जबकि दिल्ली में कार में डाले जाने वाला 1 लीटर पेट्रोल 68 रुपए 65 पैसे में बेचा जा रहा है। इस लिहाज से ATF यानी हवाई जहाज का तेल पेट्रोल के मुकाबले 10 रुपए सस्ता हो गया। ATF की कीमतों में ये गिरावट लगातार दूसरे महीने की गई। ATF की कीमतें हर महीने तय की जाती है। राजस्थान के अलवर में राज्य सरकार की मंत्री ममता भूपेश के जाति पर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने कुछ ही दिन बीते और गहलोत सरकार में मंत्री ममता भूपेश के कार्यक्रम के दौरान एक खास जाति को तवज्जो देने वाले बयान पर विवाद हो गया। प्रथम कार्य हमारे जाति के लिए, उसके बाद हमारे समाज के लिए हमारी मंशा ये रहेगी कि हम सब के लिए काम कर पाए। जिसके बाद एनसीपी ने ममता भूपेश के बयान की आलोचना करते हुए देश को सबसे आगे रखने की नसीहत दी। मुझे लगता है उनकी प्राथमिकताएं गलत हैं। आपको सबसे पहले अपने देश का विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर देश है तो आप हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि मंत्री के बयान पर हुए विवाद से विपक्ष को गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के जाति पर दिए गए बयान को खूब तूल दी थी। इसलिए विरोधी भी इस मुद्दे को आसानी से ठंडे बस्ते में डालते दिख नहीं रहे। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने नए साल के भाषण के दौरान अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। किम ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि अगर उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंध को अमेरिका नहीं हटाएगा तो वो अपना रवैया बदल सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर उत्तर कोरिया से एक तरफा मांग करने का आरोप भी लगाया। किम जोंग उन ने करीब 30 मिनट तक सरकारी चैनल के जरिए वहां के लोगों को संबोधित किया। किम के इस भाषण को कई इलाके में नए साल का जश्न मना रहे लोगों ने एक बड़ी स्क्रीन पर सुना। अपने भाषण में किम ने ट्रंप के साथ हुए समझौतों का भी जिक्र किया। 일방적으로 그 무엇을 강요하려 들고 우연히 공화국에 대한 제재와 압박으로 나간다면
우리로서도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 पिछले साल सिंगापुर में किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। किम ने अपने भाषण में ये बात दोहराई कि वो किसी भी वक्त ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने अमेरिका से उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। हालांकि किम ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2018 में वॉशिंगटन के साथ उत्तर कोरिया के रिश्तों में तेजी से बदलाव आया है और अगर अमेरिका भी उत्तर कोरिया के लिए कुछ खास करता है तो ये दोस्ती और मजबूत हो सकती है। किम ने दावा किया कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी फायदा होगा, जिसका सभी स्वागत करेंगे। 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다। किम ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका उनके लोगों के सब्र को परखेगा तो इससे उन पर दबाव बढ़ेगा। सौगात की एक बात यह कि उत्तर कोरिया प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ट्रंप किम से परमाणु हथियारों को छोड़ने का समझौता कर चुके हैं। अब किम की कोशिश चेतावनी देकर अमेरिका से अपनी बात मनवाने की है। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार की तरफ से जारी एक अधिसूचना के बाद स्कूलों में अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। इस आदेश के बाद छात्रों को हाजिरी के समय यस सर की जगह जय भारत या जय हिंद बोलना पड़ा, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। क्योंकि इस फैसले का असर राज्य के अधिकतर स्कूलों में दिखा, जहां नए साल के पहले दिन पढ़ाई करने पहुंचे छात्रों ने टीचर के नाम पुकारने पर यस सर की जगह जय भारत या फिर जय हिंद बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्कूलों से ये तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। भाजपा की जो नीति और नीयत है वो साफ नहीं है। बच्चों को शिक्षा देने की जिसकी जिम्मेदारी 23 साल से गुजरात में भाजपा शासन कर रही है, आज गुजरात शिक्षा क्षेत्र में पीछे चल गया। लेकिन गुजरात सरकार ने अपने फैसले को सही बताते हुए उसे देशभक्ति के पाठ से जोड़ दिया। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोलने से अपने दिल में जो राष्ट्र भावना है वो जागृत होती है। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप जड़ा। सौगात की एक बात यह कि बीजेपी इस फैसले को देश प्रेम से जोड़कर सामने रख रही है, वहीं विपक्ष इसे शिक्षा के गिरते स्तर से ध्यान भटकाने वाला फैसला करार दे रही है। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पर 4 पीढ़ियों तक राज करने वाले लोग जमानत पर बाहर हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था, 4 पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़े, और वो भी पैसों की हेरा फेरी में। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और जो सेट ऑफ पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं, वो ऐसी चीज़ों को दबाने में लगे रहते हैं और चीज़ों को उभारने में लगते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान को लोगों का ध्यान भटकाने वाला बता दिया। चौकीदार जितना आवाज बना ले, लोगों का ध्यान किधर भी भटकाने का काम किया। 30,000 करोड़ रुपए की जो घोटाला हुआ है, उसकी जानकारी और उसके पीछे जो लोग हैं, हमारी पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस सच का उजागर नहीं हो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों और उनमें बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में खंडित जनादेश आने की बात कही। छत्तीसगढ़ में साफ नतीजा आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंसा के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में संगम किनारे अकबर के किले के अंदर मौजूद ऐतिहासिक अक्षय वट पेड़ को 10 जनवरी को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 10 जनवरी यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा और पूजन के बाद, दर्शन के बाद आम तीर्थयात्रियों के लिए भी यहाँ अक्षय वट दर्शन के लिए खुल जाएं, इसकी सारी व्यवस्था लगभग तैयार कर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नशे में एक आदमी ने एक दारोगा और सिपाही को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। भारत पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने परमाणु संस्थानों और सामान की सूची एक दूसरे को सौंप दी। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फसल को पानी देने के लिए बिजली विभाग ने एक महिला के खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया। हमारी सुनवाई कहीं से कहीं तक न आती, आपकी कृपा से जो आपने आप पर दी, आपकी कृपा से महाराज को पता चला तो
आपकी कृपा से आपको धन्यवाद और महाराज को भी धन्यवाद। तमिलनाडु के चेन्नई में कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर बैलों की लड़ाई वाले खेल जल्लीकट्टू पर बैन लगाने की मांग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से सिडनी में चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। हरभजन सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में मुशर्रफ मुर्तजा 96% वोट हासिल करते हुए सांसद बनने वाले देश के पहले क्रिकेटर बन गए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नाक में ड्रिप लगाए हुए एक साल के पहले दिन राज्य सचिवालय पहुंचे। मनोहर पर्रिकर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, इसलिए 4 महीने बाद उनके दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही उनकी गाड़ी राज्य सचिवालय के सामने रुकी, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि सीएम पर्रिकर बेहद कमजोर नजर आए। उन्होंने नाक में ड्रिप भी लगाई थी और उन्हें सहारा देकर सीढ़ियों पर चढ़ाया गया, लेकिन दफ्तर में जाते हुए सीएम पर्रिकर लोगों से मुस्कुरा कर मिले। नए साल का पहला दिन है और आज हमारे सीएम जी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में आज आए हैं। सभी के लिए, हम गोवा वासियों के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। सौभाग्य की एक बात ये कि बीमार होने के बावजूद मनोहर पर्रिकर ने दफ्तर जाकर एक मजबूत संदेश दिया। कुछ दिन पहले वो इसी तरह गोवा में बन रहे पुलों का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे थे। मशहूर अभिनेता कादर खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। कादर खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कनाडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडी किंग सबको रुला कर चले गए, जिसके बाद बॉलीवुड सितारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कादर खान साहब, I will miss you. The country will miss you. वहीं कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कादर खान को बॉलीवुड के दूसरे हास्य कलाकारों ने उन्हीं के अंदाज में याद किया। पब्लिक को संभाल लेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। एक जमाना था मैं ऐसे किया करता था। मैंने बहुत थिएटर किए हैं, लेकिन अब थिएटर छूट गया है। कादर खान को केवल बॉलीवुड ने ही नहीं बल्कि नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी और फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी को याद किया। 1970-80 के दशक में जो भारतीय सिनेमा ने जो ऊंचाइयां तय की थी, उनमें कादर खान साहब का भी अपना एक रोल था। सिनेमा प्रेमी जो हैं उनको भी बहुत आघात लगा है। कादर खान को कनाडा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले कई महीनों से उनका कनाडा में ही इलाज चल रहा था और निधन से पहले वो कोमा में चले गए थे। कादर खान PSP यानी प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही थी। इसके अलावा उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें नियमित वेंटिलेटर पर रख दिया था। सौभाग्य की एक बात ये कि कादर खान का निधन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कभी न पूरा होने वाला नुकसान है। उन्होंने दर्शकों को केवल हंसाया ही नहीं बल्कि अपने लिखे संवादों से उनका दिल भी जीता।